वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। मैं ललित मिश्रा, आप लोगों केमिस्ट्री फैकल्टी। हम लोग जो अभी कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, और उसमें से हम लोग प्रिपरेशंस तक कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, समझ भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को सर्व करता रहूं वीडियोस देकर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर आते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। एक तो हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या किस तरह का होगा, किन से कैसा होना चाहिए। तो देखा जाए इसमें तो C डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है। एल्डिहाइड में H होगा और कीटोन में R होगा। इधर ये बॉन्ड हमारा पोलर है, और यदि बॉन्ड पोलर होता है तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बनाते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से या एल्काइल हैलाइड जो बहुत ही वीकली पोलर है उन सब से ज़्यादा करवाता है, बल्कि यहाँ पर ईथर से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O है, पोलैरिटी ईथर से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, ईथर ऑफ करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, उनसे इनका ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास और साइज दोनों बढ़ता जाता है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। वैसे देखा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। पोलैरिटी ज़्यादा क्यों होती है कीटोन में, क्योंकि RC डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ की पोलैरिटी ऑक्सीजन की तरफ ही जा रही है, जिससे आपका डाइपोल मोमेंट इसकी बढ़ जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट बढ़ने की वजह से यहाँ पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट कीटोन के एल्डिहाइड से थोड़े ज़्यादा होंगे। अब हम आते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी यदि लिया जाए वाटर में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर लेते हैं हम लोग, तो वाटर में वही चीज़ें डिज़ोल्व होगी जो बहुत ज़्यादा पोलर हो, हाईली पोलर हो, यानी जब वाटर में जाए तो आयनाइज हो जाए या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके वाटर के साथ। तो यह आयनाइज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है। आयनाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक होगा, एल्कोहल की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो एल्कोहल की तरह ये सोल्यूबल नहीं है, लेकिन बाकी हाइड्रोकार्बन सबसे, जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड और ईथर वगैरह से ज़्यादा सोल्यूबल है। लेकिन वो भी अप टू 4 कार्बन एटम्स ये सोल्यूबल है ऑलमोस्ट कंप्लीटली। उसके बाद सॉल्युबिलिटी अप्रिशिएबली डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा कम होती जाएगी। तो हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इसके। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करेंगे कि इनमें रिएक्शंस कौन कौन सा होना है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, H या R, H होता है एल्डिहाइड में, R होगा कीटोन में। यदि हमारा यहाँ पर माइनस चार्ज और ये प्लस है, तो यदि आपका कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है और इसमें प्लस और माइनस यानी पोलैरिटी होती है, तो क्लियरली वहाँ पर एडिशन हो सकता है। और कार्बन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है अल्कोहल का, क्लियरली इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में।
एक रिएक्शन हमारा रिडक्शन का हो सकता है। इसी में हम देखेंगे वैसे एडिशन रिएक्शन में तो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें इस तरह का एडिशन होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट वाटर वगैरह आ सकता है, तो जिसको हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक हम ये ले सकते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ, इसको ऑक्सीडाइज भी हम कर सकते हैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अदर कंपाउंड्स में, तो एक हमारा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसमें रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास यदि कोई हाइड्रोजन होता है तो उसकी एक अलग सी बिहेवियर है, एक्चुअली उसमें एसिडिक बिहेवियर होता है, तो इसलिए रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन भी पॉसिबल है। और यदि कोई अदर रिएक्शंस है स्पेसिफिक, तो उनको हम अदर रिएक्शंस में ले लेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शंस को। तो हम इसमें अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, तब हम इसको ईजिली अच्छी तरह समझ पाएंगे कि रिएक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है, लेकिन यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा प्लेन के अबव और बिलो से, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, जिसको ओनली प्लेनर भी कहा जाता है। तो किसी प्लेनर बॉन्ड पर यदि कोई एडिशन होगा तो प्लेन के अबव यानी 3 डायमेंशनल होगा या प्लेन के बिलो से। अभी जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, वो है sp2, और ये एडिशन के बाद आफ्टर एडिशन sp2 से sp3 बनना चाहेगा, क्योंकि sp3 हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड जनरली वीकर होता है, तो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत ही प्रॉम्प्टली एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है। अब एडिशन रिएक्शंस कब दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, वो थोड़ा कंडीशनली भी डिपेंड करेगा। जनरली एडिशन रिएक्शंस डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस में हम कैरी आउट करवाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कार्बन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो कार्बन को इसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो कंप्लीट पॉजिटिव के लिए यदि हम किसी एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारा इसको कंप्लीटली पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि प्रोटॉन को H+ को पिक कर सकता है। इसी तरह से कभी कभी इसमें बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों दिखाएगा, बल्कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन भी दिखाएगा। तो क्या सबका रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है? क्या सब सेम स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का? तो उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सब सेम स्पीड से रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने के लिए क्या कुछ फैक्टर्स हैं? क्या इसमें कोई रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जो रेट को डिटरमाइन करवाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन, अफेक्टिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे, हर एक फैक्टर में कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइल कार्बन जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि C+O कार्बोनाइल ग्रुप है। इस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो कोई भी फैक्टर इंक्रीज करवाएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में या लोन पेयर के फॉर्म में, तो उसको इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। तो क्लियरली इस पर जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी
उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम फैक्टर्स को चेक करेंगे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। यदि घटेगी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में देखा जाए यदि प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, ईडीजी। यदि हमारा ईडीजी होता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है सी डबल बॉन्ड ओ को, तो क्लियरली वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करवा देगा, और पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करवाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करवा देगा। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करवा देता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहीं पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, यह क्लियरली इंक्रीज करवाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो यानी प्लस आई डिक्रीज करवाता है और माइनस आई इंक्रीज करवाता है, इसको माइंड में रखना है। यानी प्लस आई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के, और माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। सेकेंड हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। यदि कहीं रेजोनेंस बन रहा है और रेजोनेंस की वजह से हमारे कार्बोनाइल कार्बन स्टेबल हो जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्लियरली बहुत कम हो जाएगी और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यानी रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हमारा क्या करवाएगा, इट इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी, so it will be इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। इसको हमें ध्यान में रखना, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवा देगा। और थर्ड और लास्ट हम यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लेंगे। मैं एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, फैक्टर्स तो और भी हैं, लेकिन ये 3 फैक्टर मेन है जो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होंगे, सीबीएसई के जो भी क्वेश्चन होंगे, आईसीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन, सबको आप इजीली इस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हमारा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ में, सी डबल बॉन्ड ओ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके अटैक करने को या तो ये हिंडर कर सकता है या हिंडर नहीं कर सकता है। यदि हिंडर नहीं होगा तब तो अटैक ईजिली होगा और रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यदि हिंडर होता है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, अटैक ईजिली नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर हम एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में कंपेयर करेंगे किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होना है, किस में कम होना है। तो हम लोग अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कीटोन से विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक ही आर ग्रुप है, एक ही आर ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, 2 आर ग्रुप है। दोनों या तो सेम आर ग्रुप हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। अब ये हमारा क्या करेगा, प्लस आई देगा। तो प्लस आई देगा तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो 2 प्लस आई इफेक्ट वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कीटोन में और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए एल्डिहाइड आपका इंडक्टिव इफेक्ट के केस में देखा जाए तो ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया, इज लेस इन एल्डिहाइड्स। सेकेंड क्या है, यदि आर ग्रुप हमारा 3 डायमेंशनल हम जानते हैं तो क्या होगा, ये हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस भी डालेगा। लेकिन इसके कंपैरेटिवली यहाँ देखा जाए तो 2 आर ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को यानी अप्रोच को सी डबल बॉन्ड ओ तक यानी सी तक ये ज़्यादा हिंडर करेगा, ज़्यादा रोकेगा। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका एल्डिहाइड में लेस है।
इसलिए एल्डिहाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब सेकेंड केस लेते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। एलिफैटिक का मतलब RC डबल बॉन्ड O H, और एक में हम एरोमेटिक, जिसका एक एग्जाम्पल हम बेंजीन ले रहे हैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। कोई भी यदि एरोमेटिक कंपाउंड लग जाए, बेंजीन वगैरह या बेंजीन लाइक, तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड में लिया जाता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ पर ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। बेंजीन हमारा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से बेंजल्डिहाइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेंजल्डिहाइड की स्टेबिलिटी यदि बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एलिफैटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, एरोमेटिक से। तो यहाँ पर आपका क्या है, ड्यू टू R इफेक्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इन बेंजल्डिहाइड, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर लेते हैं बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा रिलेशन। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पर हमारा कीटोन है। यहाँ पर देखा जाए तो बेंजीन का ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी तो देता है। और यहाँ पर देखोगे दो दो R ग्रुप है, लेकिन बेंजीन में थोड़ा सा -I होता है, क्योंकि यहाँ पर sp2 कार्बन प्रेजेंट है, +I नहीं होगा। तो -I की वजह से रिएक्टिविटी यहाँ बढ़नी भी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ क्या है, +I है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम है, ये स्टेबिलिटी देता है आप कहेंगे, लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस पूरा दे रहा है। और स्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो जिसका एक इफेक्ट का एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, जो कि लाइक रेजोनेंस है। एक तरह से देखा जाए तो रेजोनेंस यहाँ भी प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला रेजोनेंस, जिसको आपने सुना होगा 11th में, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। यानी पूरा मिलाकर हमारा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हम इसमें रीजन लिख सकते हैं लिखने के लिए कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और बेंजल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है। तो ये आपका यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम इसके बाद कुछ कॉमन एग्जांपल्स करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे इस चैप्टर में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर इसी वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स, हमने इसका स्पीड ऑफ रिएक्शन देख लिया था सबके साथ। अब देखने जा रहे हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर जितने रिएक्शंस एनसीईआरटी में बताए गए उनको लेंगे, उनके अलावा और भी रिएक्शंस हो सकते हैं, इसलिए इसको सम एग्जाम्पल्स करके लिखा गया। सबसे फर्स्ट हमारा एडिशन ऑफ HCN, इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन। साइनाइड एडिशन, बिल्कुल ध्यान देंगे इसमें। यदि हमारा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, एक तो हम रिप्रेजेंटिंग रिएक्शन ले लेते हैं, एक कोई ओरिजिनल रिएक्शन ले लेंगे किसी कंपाउंड का। बंद कर दो, बंद कर इसको। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन। तो यदि हम यहाँ पर HCN डालें, HCN में H हमारा पॉजिटिव और CN हमारा नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्लियरली अपोजिट पोल में हमें C डबल बॉन्ड O पर एडिशन करवाना है। CN का एडिशन C के साथ हो जाएगा और H का एडिशन O के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, RCH। यदि हमारा कीटोन है तो यहाँ CH होगा, सॉरी एल्डिहाइड है तो CH होगा और O के साथ H आ गया। हमने यहाँ एल्डिहाइड लिया था, यदि हमारा कीटोन होता तो यहीं पर R ग्रुप होता और CH के साथ आ जाएगा हमारा CN। यदि सेम कार्बन
से यदि हमारा OH ग्रुप एज वेल एज CN ग्रुप दोनों अटैच है, इसको कहा जाएगा साइनोहाइड्रिन। ये हमारा साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम रियल। मान लीजिए हम यहां बेंजल्डिहाइड को ले रहे हैं। यदि इसका एडिशन HCN इसमें किया जाए एडिशन, तो क्या बनेगा, ये माइनस प्लस, यहाँ ये CN माइनस H प्लस, तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा CHOH और CH में लग जाएगा CN। इस तरह से हमारा ये साइनोहाइड्रिन बेंजल्डिहाइड का फॉर्म होगा। सेकेंड एडिशन ऑफ NaHSO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। यदि हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करेंगे, NaHSO3 को, इसमें से Na हमारा पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव है, ये माइनस और ये प्लस होगा। क्लियरली यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा RCH, CH में SO3H लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ONA। अब इसमें हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, H प्लस ट्रांसफर, H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है, RCHOH यानी H आपका यहाँ जा रहा है, Na यहाँ आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। SO3Na आ गया यहाँ पर। फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोडक्ट हमारा इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है क्या? दोनों में से मेजर कब कौन सा होगा? हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मेजर होगा कीटोन के केस में, क्योंकि कीटोन में यहाँ पर आ जाएगा R, कार्बन चेन। कार्बन चेन हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा और प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यदि फर्स्ट वाला हमें मेजर करवाना है तो यहाँ पर होना चाहिए कीटोन्स, और यदि सेकंड वाला मेजर होगा तो एल्डिहाइड के केस में, क्योंकि एल्डिहाइड में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा और प्रोटॉन ट्रांसफर इजीली हो सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन में जो प्रोडक्ट आता था वो प्रोडक्ट हमारा होता है क्रिस्टलिन सॉलिड्स, और इनके जो क्रिस्टलिन सॉलिड है एल्डिहाइड कीटोन के, यदि उसमें एसिड या बेस डाला जाए तो फिर से ये बैक हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन में। इसलिए इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है एल्डिहाइड कीटोन को किसी भी मिक्सचर, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। फिर से दोबारा सुन लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन से जो प्रोडक्ट आ रहा था वो हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड्स होता है, और उनको बैक, यदि उनको बैक कर दिया जाए सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन का प्रोडक्ट, उसमें यदि एसिड या बेस डाला जाए तो बैक हो जाता है अपने एल्डिहाइड या कीटोनिक फॉर्म में। तो इस तरह से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ यदि मिक्सचर के फॉर्म में है तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डालने पर और उसके प्रोडक्ट में फिर दोबारा एसिडिफाइड या बेसिक करने पर उसको हमें दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन आप लोग अल्कोहल चैप्टर में कर चुके होंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से एडिशन हो रहा है। यदि हमने यहाँ पर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो R की जगह हम कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं। X वैसे हमारा हेलोजन है लेकिन यहाँ पर हम X को X ही लिख लेते, तो इसमें हमारा CH3 जो है माइनस, कार्बन चेन माइनस होता है, Mg प्लस होगा
सी प्लस होता है, ओ माइनस होता है। तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा, ओ में ऐड हो जाएगा हमारा MgX, H यहाँ पर है, और सी में ऐड हो जाएगा CH3। इस तरह से हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इसको यदि फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये हमें अल्कोहल दे देगा। नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल, और ये हमारा लास्ट एडिशन होगा रिएक्शन का, एग्जाम्पल का, एडिशन ऑफ अल्कोहल। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में यदि हम अल्कोहल का एडिशन करें, जैसे CH3OH का कर दें, इसमें हम किसी भी बॉन्ड को पोलर ले सकते हैं, या तो OH बॉन्ड को ले सकते हैं या CO बॉन्ड को ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ CO बॉन्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो क्लियरली CH3 ऐड हो जाएगा O में और OH ऐड हो जाएगा C के साथ, RC। दूसरा भी R या H हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड होगा तो H और कीटोन होगा तो R। O में ऐड हो रहा है CH3 और C में ऐड हो रहा है OH। इस तरह से आपका इसको कहलाता है हेमी एसिटल, और कीटोन के केस में इसी को हेमी कीटल कह सकते हैं। अब यदि इसमें वन स्टेप और एडिशन करें, यानी एक्सेस ऑफ CH3OH डाल दें, यदि यहीं पर एक्सेस ऑफ यानी कम से कम 2 मोल डालें, तो हमारा आगे का प्रोडक्ट भी अपने आप बन जाएगा। अब यहाँ कोई एडिशन तो हो नहीं सकता है, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ C पर प्लस, OH पर माइनस, जैसे हमने यहाँ लिया उसी हिसाब से ले रहे हैं, आप वैसे चेंज भी कर सकते हैं, H को प्लस और O को माइनस ले सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस हटेगा और यहाँ से O माइनस यहीं रह जाएगा, तो H प्लस की जगह पर CH3 आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCOCH3। यहाँ पर O के साथ CH3 आ रहा है और यहाँ पर H या R है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, दोनों के दोनों लाइक ग्रुप हैं, तो डाई एल्कोक्सी कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा। ये हमारा डाई एल्कोक्सी कॉम्प्लेक्स है। और इसको एसिटल एल्डिहाइड के केस में और कीटल कीटोन के केस में कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शंस कंप्लीट होता है।